नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। द यूनिक क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग खड़िया जनजाति की एक परंपरागत शासन व्यवस्था ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपके जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और आपके आगामी जेपीएससी जैसे एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न 2 अंक के पूछे जाएंगे। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करने से पहले आपको ये जानना अति आवश्यक होगा कि ढोकलो का मतलब क्या होता है और सोहर का मतलब क्या होता है। ढोकलो का जो मतलब होता है वो होता है सभा। ढोकलो का मतलब होता है सभा। जैसे आपने कई जनजाति शासन व्यवस्था से संबंधित जानकारी प्राप्त किए, वहाँ आपने ये पढ़ा कि कोई भी समस्या का समाधान सभा का आयोजन करने के बाद किया जाता था। तो खड़िया जनजाति शासन व्यवस्था में इस सभा को ढोकलो के नाम से जानते हैं। और सोहर का मतलब क्या होता है? सोहर का मतलब होता है अध्यक्ष, अध्यक्ष या सभापति। अब ये क्या करते हैं? तो ये सभा की जो अध्यक्षता करने की काम करते हैं वो अध्यक्ष करते हैं। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में जो अंतिम रूप से निर्णय देने की काम करते हैं, जिनका निर्णय सर्वमान्य होता है, जिनका निर्णय अंतिम होता है, उसी को हम लोग सोहर कहते हैं। ठीक है, इसी अध्यक्ष को ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में सोहर के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है ढोकलो किसे कहते हैं और सोहर किसे कहते हैं आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। ढोकलो जो सोहर शासन व्यवस्था है वो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। आप चीज़ों को लिखिएगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे पूछे भी जाते हैं कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है, तो आपको लिखना है कि खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। ये खड़िया जो जनजाति है वो झारखंड की प्राचीन काल की जनजाति है। प्राचीन काल की जनजाति है। ऐसा माना जाता है कि खड़िया जनजाति का जो मूल स्थान है वो मगध और रोहतास है। मगध और रोहतास है। खड़िया जनजाति झारखंड में पाए जाते हैं, आपके उड़ीसा में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल, असम और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे। बात हमें सीधा ये करना है कि झारखंड के कौन कौन ऐसे ज़िले में पाए जाते हैं। तो झारखंड के गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, मानभूम। मानभूम बोले तो बोकारो और धनबाद का क्षेत्र, और हजारीबाग में पाए जाते हैं। हजारीबाग में पाए जाते हैं। झारखंड के इन जिलों में खड़िया जनजाति का विस्तार है। लेकिन इसमें भी अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन ऐसे जगहों पे खड़िया जनजाति पाए जाते हैं, तो सिमडेगा का एक बीरू क्षेत्र है। सिमडेगा में एक बीरू क्षेत्र है। इस बीरू क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खड़िया जनजाति के लोग मिलते हैं। ठीक है, चीज़ों को आप लिखिएगा, इससे रिलेटेड और जानकारी प्राप्त कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जो खड़िया जनजाति है वो मुंडा जनजाति की उपशाखा है। मुंडा जनजाति की उपशाखा खड़िया जनजाति है। खड़िया जनजाति है। ये अगर
मुंडा जनजाति की उपशाखा खड़िया जनजाति है, तो जब मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था का छाप खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था में मिलता है, ठीक है, मुंडा जनजाति की अगर उपशाखा खड़िया जनजाति है, कहीं ना कहीं इसका एक दूसरे से संबंध है, तो इसकी जो शासन व्यवस्था है अर्थात मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था का छाप हमें खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है। चीज़ें आप समझिएगा, और मिलेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि इनका एक दूसरे से संबंध भी रहा था, इसलिए इनकी शासन व्यवस्था और इनकी शासन व्यवस्था एक दूसरे से मिलती जुलती है। इसलिए कहा जाता है कि मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था का छाप खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। एक चीज़ें और आप लिखिएगा, यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको हम पहले बताए थे कि मुंडा जो जनजाति की जो भाषा है वह है मुंडारी भाषा। क्या है? मुंडारी भाषा। और इस मुंडारी भाषा का जो एक उपशाखा है उसे हम वह है आपकी खड़िया भाषा। खड़िया भाषा, और यह खड़िया भाषा खड़िया जनजाति की भाषा है। खड़िया जनजाति की भाषा है। आपको एक दूसरे से संबंध देखने को मिलते होंगे। मैंने आपको क्या बताया कि जो मुंडा जनजाति की भाषा है वो है मुंडारी भाषा, और मुंडारी भाषा की एक उपशाखा है जो है खड़िया भाषा, और ये खड़िया भाषा खड़िया जनजाति की भाषा है। ये खड़िया भाषा में मुंडारी भाषा, उरांव की भाषा और आर्यों की भाषा का शब्द मिलता है। इस खड़िया जनजाति की भाषा खड़िया भाषा में मुंडारी भाषा, उरांव और आर्य भाषा का शब्द हमें मिलता है। चीज़ों को समझिएगा, थोड़ा सा और यहाँ रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। आपको मैंने ये भी बताया था कि जो मुंडा जनजाति है इनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से है। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समुदाय से है, ये मैंने आपको बताया था। अगर मुंडा जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समुदाय से है और मुंडा जनजाति की जो उपशाखा है वो खड़िया जनजाति है, तो इसका भी तो संबंध प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से होगा। हाँ, इसका भी जो संबंध है खड़िया जनजाति की जो संबंध है उसका भी संबंध प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समुदाय से ही है। मैंने आपको ये भी बताया होगा कि जो मुंडा जनजाति की भाषा है इसकी भाषा का जो संबंध है वो ऑस्ट्रिक एशियाटिक परिवार की भाषा से संबंध है। एशियाटिक परिवार की भाषा से संबंध है। अगर मुंडारी भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक एशियाटिक परिवार की भाषा से संबंधित है तो फिर खड़िया जनजाति की भाषा भी ऑस्ट्रिक एशियाटिक परिवार से संबंधित है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर मुंडा जनजाति की उपशाखा खड़िया जनजाति है तो कई समानता हमें आगे देखने को मिलती भी है। एक दूसरे से चीज़ों मिलती जुलती देखने को मिलती है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। ये प्रोटो ऑस्ट्रोलैंड समुदाय कहने का मतलब क्या है हम आपको पहले भी बताए थे। प्रोटो ऑस्ट्रोलैंड समुदाय कहने का मतलब क्या है कि वैसे व्यक्ति जिनके आपके फेस लंबे होते हैं, नाक चपटे होते हैं, ओठ मोटे होते हैं, बाल घुंघराले होते हैं और वे मिडिल कद के व्यक्ति होते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि उनका जो संबंध है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलैंड समुदाय से है।
उम्मीद है ये सारी जो आपको हम सामान्य जानकारी दे रहे हैं आप इस चीज़ के बारे में समझ रहे होंगे। अब बात आती है कि जो आपके खड़िया जनजाति का 3 वर्ग है। पहला दूध खड़िया, दूसरा ढेलकी खड़िया, तीसरा पहाड़ी या सबर खड़िया। पहाड़ी या सबर खड़िया। अगर हम लोग आर्थिक स्थिति के अनुसार इसका वर्गीकरण करना चाहें तो हम लोग सबसे उन्नत यहाँ दूध खड़िया को पाते हैं। सबसे उन्नत जो पाते हैं वो दूध खड़िया को पाते हैं। उसके बाद अगर दूसरा नंबर पे है तो वो ढेलकी खड़िया है, और जो सबसे अर्थात कह सकते हैं पिछड़ा जो है वो पहाड़ी या सबर खड़िया है। पहाड़ी और सबर खड़िया है। हालांकि दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया कि जो प्रशासनिक या तो आप कह सकते हैं इनकी शासन व्यवस्था में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। दूध खड़िया और आपके ढेलकी खड़िया एक साथ रहते हैं क्योंकि इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जो सबसे पिछड़ा जो खड़िया है वो है पहाड़ी या सबर खड़िया। तो ये पहाड़ी और ये सबर जो खड़िया हैं वो पहाड़ों पे रहते हैं या पहाड़ों के ढाल पे रहते हैं। पहाड़ों के ढाल पे रहते हैं। ये जो खड़िया का जो खान पान है वो इसका मुख्य जो भोजन है वो चावल है, और ये शिकार भी करते हैं। ये शिकार भी करते हैं। चीज़ों को समझिएगा, इनका जो मुख्य खान पान है वो चावल है और ये शिकार भी करते हैं। इनके जो गोत्र होते हैं ये आपस में, ये तीनों वर्ग आपस में विवाह नहीं करते हैं। ये सारी पॉइंट को आप लिखिएगा। ये सारे जो वर्ग हैं ये आपस में विवाह नहीं करते हैं, और अलग अलग गोत्र के व्यक्ति अलग अलग गांव में पाए जाते हैं। जैसे आप अगर पहले के शासन व्यवस्था को पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था कि एक गांव में अलग अलग गोत्र के व्यक्ति रहते थे। लेकिन ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में मैंने आपको ये बताया कि अगर एक गोत्र का व्यक्ति है तो वो एक ही गांव में रहेगा, अर्थात एक गांव में जितने भी व्यक्ति पाए जाएंगे वो एक गोत्र के व्यक्ति होंगे। दूसरे गांव में जितने भी व्यक्ति पाए जाएंगे वो एक गोत्र के होंगे। ठीक है। अब प्रश्न ये भी निकल के आता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में कितने गोत्र पाए जाते हैं। तो आपका जवाब होगा कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में टोटल 9 गोत्र पाए जाते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं किंडो। पहला है किंडो, दूसरा है सोरेंग, तीसरा टेटो, चौथा कल्लू, पांचवा बा, छठा केरकेटा, सातवां डूंग, आठवां टोपो, और जो 9वां आपका बचता है वो है विलुंग। तो इस चीज़ों को लिख लीजिएगा। ये 7वां है, ये आपका 8वां है। ये 9 गोत्र ढोलको सोहर शासन व्यवस्था में पाए जाते हैं, अर्थात खड़िया जनजाति में 9 गोत्र पाए जाते हैं। एक पॉइंट आप लोग और लिखिएगा, जो खड़िया परिवार है
वो प्रीतवंशीय होता है। प्रीतवंशीय कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ महिलाओं का ज़्यादा वर्चस्व नहीं होता, ये पुरुष प्रधान समाज होता है। कोई भी निर्णय जो लेते हैं वो पुरुष ही लेते हैं। अर्थात आप सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पुरुषों का जो महत्व है वो महिलाओं की तुलना में अधिक है। अब चीज़ों को लिखिएगा। अब हम आपको बताएंगे कि इनकी जो शासन व्यवस्था कैसे संचालित की जाती थी। इनका जो शासन व्यवस्था था वो 2 स्तरीय शासन व्यवस्था था। एक अगर हम लोग गांव स्तर पे ग्राम पंचायत, गांव स्तर पे ग्राम पंचायत और शहर स्तर पे शहर पंचायत, यहाँ हम अभी चीज़ों को बताते हैं। अब यहाँ चीज़ों को यहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको कोई पूछे कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कितने स्तर की शासन व्यवस्था थी, तो 2 स्तर की शासन व्यवस्था थी। मैंने आपको अभी बताया कि खड़िया जनजाति को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी या सबर खड़िया। तो आप यहाँ अभी ये पाएंगे कि जो दूध खड़िया जो सबसे उन्नत खड़िया के अंतर्गत आती थी, ये और आपकी ढेलकी खड़िया, इनके जो गांव के प्रधान होते हैं वो महातो होते हैं, ठीक है आप। और इसके धार्मिक जो प्रधान होते हैं इनको हम लोग पाहन या कालो कहते हैं। अब इससे अलग थोड़ा सा जो पिछड़ा के अंतर्गत आता था, जिसको हम लोग पहाड़ी खड़िया या सबर खड़िया के नाम से जानते हैं, इनकी एक अपनी गांव बसाने वाला अर्थात गांव का एक प्रशासनिक जो प्रधान होता था उसे हम लोग डांडिया कहते हैं। और इसका जो धार्मिक प्रधान होता था उसे हम लोग डिहुरी कहते हैं। यहाँ हम चीज़ों को लिखवा भी चुके हैं। देखिए अब हम यहाँ से आप जो ऊपर देख रहे हैं ये आपका दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया का जो गांव का जो प्रधान होता था और जो गांव का धार्मिक प्रधान होता था, एक जो प्रशासनिक प्रधान होता था उसे हम लोग कहते हैं महातो। महातो किसे कहते हैं? जो सबसे पहले गांव बसाने की काम करते हैं उसी को हम लोग महातो कहते हैं। और ये महातो प्रशासनिक प्रधान होता है, गांव का जो प्रशासनिक प्रधान होता है उसी को हम लोग महातो कहते हैं। यह पद वंशानुगत होता है, अर्थात इसका आने वाला टाइम में इसका बेटा ही महातो के पद को संभालेगा। लेकिन अगर ये नियम के अनुसार काम नहीं करेंगे महातो, तो इसको इनके पद से हटाया भी जा सकता है। अगर ये सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो इन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि अगर वंशानुगत पद है तो कुछ भी करे फिर भी इसका बेटा ही इसके पद को संभालेगा, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये नियम का उल्लंघन करते हो, अच्छे ढंग से अपने पद पे काम ना करते हो, तो ऐसी स्थिति में इसे अपने पद से हटना भी होगा। ये प्रशासनिक प्रधान होते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें वेतन नहीं दिया जाता। इसके लिए इन्हें भूमि दी जाती है, जिसे हम लोग महतवई भूमि के नाम से जानते हैं। एक होता है पाहन। पाहन को हम लोग कालो के नाम से भी जानते हैं, जो धार्मिक प्रधान होते हैं। धार्मिक प्रधान मतलब गांव में पूजा पाठ करवाने की काम जो करते हैं वो पाहन या कालो करते हैं। शादी ब्याह या अनुष्ठान करने की जो काम करते हैं वो कालो करते हैं या पाहन करते हैं। यह पद वंशानुगत होता है, इसका पद भी वंशानुगत होता है, मतलब आने वाला टाइम में इसका बेटा ही पाहन के पद को संभालेगा। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं
कि अगर ये नियम का उल्लंघन करते हो, अपने पद पे अच्छे ढंग से काम ना करते हो, फिर भी इन्हें पद पे रखा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें भी पद से निकाला जा सकता है अगर ये अपने पद पे रह करके अच्छे ढंग से काम नहीं करते हैं तो। ठीक, इसका वेतन नहीं होता है, इनका वेतन नहीं होता है, और वेतन के बदले इन्हें एक पहनई भूमि दी जाती है, पहनई भूमि दी जाती है। अब इस पहनई भूमि से या उपज करता है और उस उपज को बेचता है। उस उपज से मान लिया जाए 100% की आय हो रही है, तो 50% पूजा पाठ में लगाएगा और 50% जो पैसा होगा वो अपने पास रखेगा। ठीक है, ये आपकी गांव स्तर की प्रशासनिक और धार्मिक व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। गांव स्तर से भी एक बड़ी स्तर है जिसे हम आपको बताएं, जिसे हम लोग सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। मैंने आपको दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया के प्रशासनिक प्रधान और धार्मिक प्रधान के बारे में बताया। अब मैंने बताया आपको कि पहाड़ी या तो सबर खड़िया की एक अपनी अलग प्रशासनिक प्रधान और एक अलग धार्मिक प्रधान होते हैं। प्रशासनिक प्रधान को हम लोग डांडिया कहते हैं और धार्मिक प्रधान को हम लोग डिहुरी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार खड़िया को 3 वर्गों में विभक्त किया गया था, जिसमें से 2 जो साथ रहते हैं, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया, जिनकी प्रशासनिक प्रधान और धार्मिक प्रधान एक होते हैं। लेकिन जो आर्थिक स्थिति से बिल्कुल इनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, खराब है, तो इनकी जो धार्मिक प्रधान और प्रशासनिक प्रधान होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, इसी ग्राम स्तर पे एक और पद है जिनको हम लोग कहते हैं करटाहा। अब हम लोग देखते हैं करटाहा। करटाहा के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं गांव स्तर के ग्राम पंचायत के बारे में, जिसमें से प्रशासनिक प्रधान, धार्मिक प्रधान के बारे में पढ़ा। अब इसमें से एक अलग पद भी होता है, जो एक अहम पद होता है, जो है करटाहा। करटाहा जो है यह शासन के संचालन में अहम भूमिका निभाता है। इस पद पे ईमानदार व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, जो ईमानदार हो, न्यायप्रिय हो, बुद्धिमान हो एवं सामाजिक रीति के जानकार हो। ऐसे एक व्यक्ति को करटाहा के पद पे नियुक्त किया जाता है। प्रश्न कभी कभी ये पूछता है, ऐसे प्रश्न बनते हैं कि जो करटाहा को चुनने का काम कौन करते हैं, तो आपका जवाब होगा कि खड़िया समाज के जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो करटाहा को चुनने का काम करते हैं। हम यही लिखे हैं, खड़िया बुजुर्ग एक जगह बैठ करके करटाहा को चुनने का काम करते हैं। करटाहा पूरे जो ग्रामवासी होते हैं वो करटाहा के सलाह पे काम करते हैं, करटाहा के परामर्श पे काम करते हैं। यही लिखें, ग्रामवासी इसी के परामर्श पर कार्य करते हैं। अब करटाहा का कार्य क्या होता है, ये चीज़ें देखिए। गांव की बैठक को बुलाना, गांव की समस्या का समाधान करना, दंड देना, संदेशवाहक। दंड देना कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का पालन ना करता हो तो वैसी स्थिति में किस प्रकार का दंड देना चाहिए, कैसे दंड देना चाहिए, ये कार्य जो करेंगे वो करटाहा द्वारा किया जाता है। अब ये संदेशवाहक, अगर कोई भी समस्या का समाधान ग्राम स्तर पे नहीं हो पा रहा है तो यह सोहर पंचायत में ले जाया जाता है। अर्थात जो सोहर पंचायत तक सूचना पहुंचाने की काम करते हैं वो करटाहा द्वारा किया जाता है। यहाँ क्या हो रहा है, पंचायत स्तर पे क्या कार्य हो रहा है, कौन ऐसे समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में ये सोहर पंचायत को अवगत करवाते हैं। इसका जो पद होता है वो वंशानुगत नहीं होता, इसका पद वंशानुगत नहीं होता, इसका निर्वाचन होता है। ठीक है, और इसे बीच में भी हटाया जा सकता है अगर ये नियमों के मुताबिक काम नहीं करते हैं। किसी प्रकार का वेतन इन्हें नहीं दिया जाता है, किसी प्रकार का वेतन इन्हें नहीं दिया जाता है। एक चीज़ों को आप लोग और यहाँ नोट कर लीजिएगा, ये अगर गांव स्तर पे कोई भी फैसला सुनाना हो तो वो सारे सभा में
आपके पाहन भी उपस्थित होंगे, करटाहा भी उपस्थित होंगे और आपके महतो भी उपस्थित होंगे। ठीक, और गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो भी उपस्थित होंगे। गांव के बुजुर्ग व्यक्ति की सर्वसम्मति से ही क्या दंड देना है ये निर्णय किया जाता है। लेकिन बात ऐसी भी आती है कि अगर गांव स्तर पे कोई भी फैसला करना हो तो पाहन ना हो तो कोई बात नहीं, करटाहा ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन महतों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई भी फैसला सुनाने की बात हो तो पाहन ना हो तो कोई बात नहीं, हालांकि होना तो तीनों को चाहिए। अगर ना हो तो पाहन ना रहेगा चलेगा, करटाहा ना रहेगा चलेगा, लेकिन महतों अगर नहीं रहता है तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, अर्थात महतों को होना अनिवार्य है। बाकी ग्रामवासी होते हैं, ग्रामवासी गांव के जो हर घर के मुखिया के तौर पे जो व्यक्ति होते हैं ये यहाँ आते हैं। अगर मुखिया सभी नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें से एक अहम चीज़ें याद रखनी है आपको कि महतों का होना अनिवार्य है। अब हम लोग ढोकलो या सोहर पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें आपको हम यहाँ लिखवाए हैं। खूट का निर्माण किया जाता है। खूट का निर्माण क्यों किया जाता है? अगर दो गांवों के बीच लड़ाई हो जाती है तो इस समस्या का समाधान करने के लिए खूट का निर्माण किया जाता है। हम यही चीज़ें लिखाए हैं। दो गांवों के बीच विवाद निपटारा के लिए क्षेत्रीय संगठन, क्षेत्रीय जो संगठन होता है उसी को हम लोग कहते हैं खूट। सीधा सीधा ये लाइन कहने का मतलब ये है कि दो गांवों के बीच अगर मतभेद हो जाता है तो उसका जो निर्णय होता है वो खूट में किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएं कि एक गांव स्तर पे अगर कुछ चीज़ें हो जाती है तो ये सारे लोग काम करते हैं, लेकिन दो गांवों के बीच अगर कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो एक खूट का निर्माण किया जाता है। और एक खूट का निर्माण 5 या 10 गांव मिला करके किया जाता है। इसका अध्यक्ष करटाहा को बनाया जाता है। चीज़ें समझिएगा। अब बहुत ऐसे करटाहा हैं, अलग अलग पंचायत स्तर पे अलग अलग करटाहा हैं, लेकिन खूट का जो अध्यक्ष होता है वो करटाहा होता है। तो किसको अध्यक्ष बना दिया जाए? खूट का अध्यक्ष किसको बना दिया जाए? हर ग्राम पंचायत पे करता है तो सभी को बना दिया जाए? नहीं, इसमें भी वोटिंग होता है, निर्वाचन होता है। जिसको अधिक मत प्राप्त होता है उसे ही खूट का अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसीलिए लिखे हम यहाँ चुनाव प्रक्रिया द्वारा, जिससे हम लोग खड़िया घाट कहते हैं। चीज़ों को आप समझिएगा। इसका जो अध्यक्ष बना दिया गया, खूट का जो अध्यक्ष बनाया गया वो करटाहा को बनाया गया। इसको बनाया गया? करटाहा को बनाया गया। ठीक है, लेकिन अभी अध्यक्ष बन गया तो इस पद को क्या कहेंगे? इस पद को हम लोग कहते हैं खड़िया घाट। अध्यक्ष बन गया, इस पद को हम लोग कहते हैं खड़िया घाट। चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। जब 1934 और 1935 की बात आती है, 1934 और 1935 में खड़िया समाज के कुछ लोग शिक्षित होते हैं, जागरूक होते हैं और अपने संगठन को व्यवस्थित रूप देने के लिए एक संगठन का निर्माण करते हैं। उस संगठन का नाम है अखिल भारतीय महासभा गठन। इसे ढोकलो के नाम से भी जाना जाता है और ये ढोकलो के राजा को ढोकलो सोहर कहा जाता है। ढोकलो सोहर कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि ढोकलो सोहर का जो होता है वो चुनाव कैसे होता है। मैंने आपको यहाँ बताया था कि पहले कि ढोकलो का मतलब होता है सभा, अर्थात वहाँ बैठने का जो काम करते हैं। खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन वार्षिक रूप से, जो बैठक का आयोजन किया जाता है वो 1 वर्ष में 1 बार किया जाता है, जिसमें प्रमुख जो प्रतिनिधि होते हैं वो महतो, पाहन, करटाहा होते हैं। प्रमुख प्रतिनिधि होते हैं वो महतो, पाहन और करटाहा होते हैं और इस बैठक की जो तैयारी करवाने का काम करता है वो करटाहा द्वारा करवाया जाता है।
इसी सभा में ढोकलो सोहर का चुनाव भी होता है। ढोकलो सोहर मतलब मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ की दो प्रकार की स्तरीय शासन व्यवस्था है। एक ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, एक आपको सोहर स्तर पे सोहर पंचायत, सोहर स्तर पे सोहर पंचायत। अब सोहर पंचायत होगा तो सोहर का राजा भी तो होना चाहिए। इसी राजा का चुनाव इस सभा में होता है, इस सभा में होता है। कौन सभा में? वही सभा जिसका आयोजन एक साल में एक बार किया जाता है। अब देखिए यहाँ का राजा, एक आपकी व्यवस्था है सोहर पंचायत व्यवस्था, इसके राजा की नियुक्ति हो जाती है, यहाँ इसके राजा का चुनाव हो जाता है। अब यहाँ से आपके सोहर पंचायत की शुरुआत होती है। ढोकलो सोहर संपूर्ण खड़िया समाज का राजा ये बड़े फैसला का निपटारा मंत्रियों की सलाह पे करता है। जो ढोकलो सोहर के राजा होते हैं ये बड़े फैसले का निपटारा करते हैं। बड़े फैसले कहने का मतलब ये है कि जो ग्राम स्तर पे जिस फैसला का निपटारा नहीं हो पाया उस फैसले का जो निपटारा करेंगे वो ढोकलो सोहर द्वारा किया जाएगा। लेकिन क्या वो खुद करेंगे? नहीं, वो मंत्रियों की सलाह पे करेंगे। उनके जो कुछ सहयोगी होते हैं जिसे लिखाकड़, ये लिखाकड़ क्या होता है? तो राजा का सचिव या मंत्री होता है। ये राजा को प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक में सहयोग करता है। तिंजोकड़ ये राजा का खजांची होता है जो व्यय और व्यय यानी पैसे से संबंधित विवरण तैयार करता है। आय और व्यय। एक होता है दीवान, ये राजा का सलाहकार होता है। अब ये सारे लोगों का जो वेतन होता है वो कैसे मिलता है? इन सारे लोगों का जो वेतन होता है वो कैसे मिलता है? इससे पहले मैंने आपको बताया कि इनको ज़मीन दी गई, जिसको पेमेंट नहीं दिया जाता था उनको साफ साफ ये भी बता दिया गया कि इनको पेमेंट नहीं दिया जाता है। लेकिन इसमें से तो ना तो बताया जा रहा है कि पेमेंट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, तो हम आपको यहाँ बताते हैं। इसमें अगर कोई भी ढोकलो सोहर अर्थात राजा द्वारा सोहर, ढोकलो सोहर द्वारा अगर कोई भी बड़ा फैसला लिया जाता है, उसमें से कुछ आय होती है। इस आय में 50% राजा अपने पास रखता है और कुछ जो पैसे होते हैं वो इन सभों में वेतन के रूप में दे दिया जाता है। लेकिन क्या बार बार इसे मंथली पेमेंट दिया जाता है? तो इसे मंथली पेमेंट नहीं दिया जाता है, मंथली पेमेंट इन्हें नहीं दिया जाता है। या नियमित तरीके से कभी पेमेंट दिया गया जब फैसले का निपटारा हुआ, कुछ आय की प्राप्ति हुई तो इन्हें वेतन दिया जाता था इनके सहायकों को, नहीं तो नहीं दी जाती थी। इसलिए हम यहाँ लिख दिए हैं वेतन इनका जो था वो अनियमित था। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी कि सोहर का जो होता है वो चुनाव कैसे होता है, अर्थात पूरे खड़िया समाज के जो राजा होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है। और यही समाज के राजा को ही हम लोग ढोकलो सोहर के नाम से जानते हैं। यहाँ भी दंड लेने का प्रावधान है। अगर सामान्य अपराध हो, सामान्य अपराध कहने का मतलब ये है कि अगर गांव से संबंधित कोई विवाद हो या संपत्ति से कोई विवाद हो तो भी यहाँ दंड लिया जाता है। इसकी समस्या का समाधान करके इसे दंड लिया जाता है। दंड के रूप में इसे जुर्माना के रूप में कुछ पैसे लिए जाते हैं। ये हो गया सामान्य दंड के अंतर्गत। ये दूसरा दंड भी यहाँ लिया जाता है जो होता है कठोर दंड के अंतर्गत। जैसे कि आप मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था में बिटलाहा नामक एक दंड के बारे में पढ़े थे, वही दंड यहाँ भी लिया जाता है कठोर दंड के अंतर्गत। जैसे अगर बलात्कार से संबंधित तो कोई भी अपराध किया हो, बलात्कार से या
किसी को डाइन साबित कर दिया जाता है, तो ऐसे स्थिति में इसे समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, अर्थात हम लोग उसे अशुद्ध मान करके समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर फिर से इसे समाज में आना हो, अर्थात शुद्ध होना हो, तो इसको शुद्ध करने वाले कौन होंगे? तो वे करेंगे करटाहा। शुद्धिकरण करने का जो काम करते हैं वो करटाहा करते हैं। ठीक है, शुद्धिकरण करेंगे, लेकिन जुर्माना के रूप में फिर इसे क्या देना पड़ता है? तो जुर्माना के रूप में इसे खस्सी भात तथा हंडिया देना पड़ता है। हंडिया देना पड़ता है। हंडिया एक पेय पदार्थ है। हंडिया एक पेय पदार्थ है। यही चीज़ शुद्धिकरण जो करते हैं वो करटाहा करते हैं। हम उस समय बताते के कर्म में इस शुद्धिकरण को हम लोग भात भिटार भी कहते हैं। भात भितार भी कहते हैं। और ये किनका काम होता है? तो ये करटाहा का काम होता है। उस टाइम हम बताते कि कर्म में ये चीज़ें छूट गई, तो यही हम भात भितार लिखवाए थे। ये भात भितार करवाने का जो कार्य करते हैं वो करटाहा द्वारा करवाया जाता है। भात भितार अर्थात शुद्धिकरण करने का जो कार्य किया जाता है वो करटाहा द्वारा किया जाता है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है, फाइनल आपने ये समझा कि ये जो शासन व्यवस्था थी 2 स्तरीय शासन व्यवस्था थी। अगर गांव स्तर पे कोई भी मामला का निपटारा नहीं हो सका, तो वैसे स्थिति में सोहर पंचायत के जो राजा होते हैं, जिसे ढोकलो सोहर के नाम से जाना जाता है, ये उस पंचायत का उस मामला का निपटारा करेंगे और इनका ढोकलो सोहर का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, अर्थात इनके द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा, मानना ही मानना पड़ेगा। आप इसे आगे और जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 2 स्तरीय है। एक स्तर से नहीं हुआ तो आप दूसरे स्तर पे गए। अगर वहाँ का जो निर्णय अगर आप नहीं मानते हैं तो ये बात नहीं चलेगी, वहाँ का निर्णय आपको मानना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है तो आप बेहिचक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।